Good morning, everyone. This is Mango Bansal here. Today we are going to revise Partnership Unit 1. ये जो हम लोग Unit 1 रिवीजन करने जा रहे हैं, ये सबके लिए वैलिड है. मीन्स अगर आप CA कर रहे हो या CS कर रहे हो या आप CFA कर रहे हो, तो आपको ये तीनों फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है. इनफैक्ट आपका बीकॉम सिलेबस के लिए भी आप Unit 1 को रिवाइज कर सकते हो. तो आज एक क्विक रिकैप वीडियो है हमारा. प्रॉपर हम लोग इन डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं. हम लोग आज क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं Unit 1 की. सो एज आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको सबसे पहले दिख रहा है कि पार्टनरशिप क्या है. पार्टनरशिप एक रिलेशन है अमंग द पार्टनर्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स फॉर अ बिजनेस. मींस इसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एंड बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम. इसका मतलब क्या होता है, बच्चे अगर 5 लोग हैं, मान लीजिए आपके पास ABCDE 5 लोग हैं आप लोग, और आप एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिजनेस मेकिंग डिसीजन आप 5 लोगों के साथ हो सकता है, या फिर आप चाहो तो आप उसमें से 2 इंसानों को बिजनेस ऑथोरिटी दे दिया. आपने मान लीजिए AB को राइट दे दिया कि आप बिजनेस का सारा डिसीजन ले सकते हो. तो हम लोग इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट. इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट. एंड ये 2 पर्सन जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप के बिहाफ में करेंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो भी इक्वली लायबल हो जाएंगे. मींस दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द फर्म एज एन एजेंट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स विल बी द प्रिंसिपल. इफ दे एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, they will be the designated partners to enter into a contract and thereby making the whole firm liable for the same. तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सिंपली एक बात बोलते हैं, या तो पांचों पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, या फिर अगर कोई आप एक पार्टनर को ऑथराइज करते हो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, तो जब भी कोई भी वो बिजनेस डिसीजन लेगा तो उसके लिए पूरा का पूरा फर्म लायबल हो जाएगा. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया पार्टनर्स क्या होता है. अगर ABCDE है, कलेक्टिवली ये फर्म जाना जाता है. अगर इसका कोई आप नाम रख देते हो, जैसे करियर अचीवर्स हमने इसका नाम रख दिया, तो करियर अचीवर्स फर्म का नाम हो गया. आप पांचों लोग को मिला के फर्म बोला जाएगा, और जब मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं तो उसको पार्टनर बोला जाएगा. क्लियर है ना बच्चों? इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. भैया व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? एलिमेंट्स मतलब कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होना जरूरी है. तो देखो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए हुए. पहला एलिमेंट दिया हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन. बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं एज पर सेक्शन 464. ये रेस्ट्रिक्शन का लिमिट पुट किया गया है अंडर सेक्शन 464. पहले ये लिमिट 100 की थी, इसको रेस्ट्रिक्ट करके 50 रखा गया है कि फिलहाल 50 मैक्सिमम लोग पार्टनर्स हो सकते हैं. अगेन माइनर क्या पार्टनर हो सकता है? ना भैया, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है. माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज पर सेक्शन 30. इसके अलावा भैया किसी पर्सन को पार्टनर बनना होगा तो सबका कंसेंट लगेगा. 10 लोग मिस्टर ए को पार्टनर लेना चाहते हैं, आपका फर्म 10 जन का है, और 10 लोग डिसाइड करें कि मिस्टर ए को पार्टनर लेना चाहते हैं, तो आपने वोटिंग कराई. उसमें से 9 लोगों ने हाँ कर दिया, एक ने मना कर दिया. तो क्या आपका जो मिस्टर ए है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? बोलता ना भैया, पार्टनर नहीं बन सकता है. कारण क्या है? बिकॉज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. एक बंदा भी मना कर देगा ना तो पार्टनर नहीं बन सकते. फिर दूसरा चीज इसमें जो ध्यान देने की बात है, क्या भैया एक कंपनी पार्टनर बन सकती है क्या फर्म के अंदर? यस, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या भैया LLP पार्टनर बन सकती है क्या? यस, इट कैन बिकम अ पार्टनर. भैया क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरा पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है? नो, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है. ठीक है ना बच्चों? आगे एग्रीमेंट. बोला जा रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को बनाना चाहते हो तो आपको एग्रीमेंट की दरकार पड़ती है. एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, बट हमेशा प्रेफर्ड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज रिटन एग्रीमेंट आप एज एन एविडेंस प्रूव कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओरल एग्रीमेंट को प्रूव करना बहुत टफ हो जाता है, बट रिटन एग्रीमेंट को आप प्रूव कर सकते हो. बोलते हैं कि जो एग्रीमेंट है ना एक्सप्रेस नेचर में होता है, जैसे या तो फिर आपका ओरल हो सकता है या राइटिंग हो सकता है. इम्प्लाइड कंडक्ट से भी हमें पता चलता है कि इट इज अ पार्टनरशिप फर्म. अगर आप रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग में अगर पार्टनरशिप जैसे बिहेव करते हो तो उससे भी हमें पता चलता है कि आप पार्टनर्स हो. तीसरा चीज बोला गया है बिजनेस.
बोलता है कि बिजनेस आप क्या चीज के लिए कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, आप कोई भी ट्रेड में जा सकते हो, ऑक्यूपेशन में जा सकते हो, प्रोफेशन में जा सकते हो बिजनेस करने की। ट्रेड मतलब क्या होता है भैया, हम लोग माल लेते हैं बेचते हैं कमीशन के बेसिस में, वो ट्रेडिंग हो गया। ऑक्यूपेशन क्या हुआ भैया, हमारे कपड़े की दुकान है, हमारी आटा चक्की है, भैया हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा ऑक्यूपेशन हो गया। प्रोफेशन क्या है भैया, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन में बिलोंग करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसको प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बिजनेस का सोल मोटिव क्या है भैया, बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन फॉर द प्रॉफिट मोटिव। कोई ऐसा फर्म है जिसके अंदर प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, तो वो आपका पार्टनरशिप लॉ के अंदर नहीं आएगा, उसको सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड करना चाहिए। अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ चलाते हो, एनजीओ चलाते हो, सोशल वर्क के लिए चलाते हो, एजुकेशन फ्री एजुकेशन देते हो, तो आपको सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। फिर पूछा गया एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। देखो एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स हमेशा याद रखना एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, एक प्राइमा फेसिया एविडेंस होता है। एट द फर्स्ट साइट आप देख के बोल सकते हो कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो शेयर कर रहा है प्रॉफिट्स, तो पक्का है वो पार्टनरशिप फर्म जैसा लग रहा है, पर कंक्लूसिवली नहीं बोल पा रहे। तो बोला जा रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म होगा उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल फीचर। अगर ए बी पार्टनर्स है, ए 100% प्रॉफिट रख रहा है, बी को प्रॉफिट का पीएसआर 0 है, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। मतलब अमंग द पार्टनर्स देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब 9:1 भी चलेगा, 9.5:0.5 भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। आगे, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ, इसको कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ भी बोला जाता है। देखो ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन में, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ भी इसको बोला जा रहा है। और क्या बोलते हैं कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो ही बिकम्स द एजेंट ऑफ द फर्म, whereas the rest of the partners becomes the principal of the firm. Whereas if the agent has entered the contract in the firm name and under his authority, he can make the firm liable, he can make the firm and the rest of the partners equally liable for the same। जो भी PSR होगा उसमें वो लोग liable हो जाएंगे। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ दो चीज पे इंफेसाइज करता है। पहली बात, जो भी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है वो फर्म के बिहाफ में करना चाहिए था। क्या बोला मैंने, कोई भी पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है वो फर्म के ब्याह में करना चाहिए था। दूसरा क्या चीज बोलता है कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है ना उसके लिए मेरे पास ऑथोरिटी भी होनी जरूरी थी। अगर ये दोनों प्रिंसिपल लाई करते हैं तो उस केस में हमारा फर्म लाइबल हो जाएगा। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ केडी कामनाथ एंड कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया कोई भी फर्म को अगर मेरे को एस्टेब्लिश करना हो कि वो पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, तो मैं क्या चेक करूं। पहला तो मैं चेक करूंगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है क्या, पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस है या नहीं है। दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों, देखो बिजनेस म्यूचुअल एजेंसी। दूसरा क्या चेक करेंगे, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। हम लोग को अगर ये दोनों प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो जाते, दोनों एस्टैब्लिश होना पड़ेगा बच्चों, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना पड़ेगा, म्यूचुअल एजेंसी भी एस्टैब्लिश होनी पड़ेगी। अगर कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ एस्टैब्लिश हो जाता है विद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। हमें कोई डाउट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये दो चीज अगर कोई भी फर्म के अंदर अगर हम प्रूव कर पाए तो वी कैन ब्लाइंडली से दैट इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। फर्दर कोई भी प्रिंसिपल चेक करने की दरकार नहीं पड़ेगी। आगे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों ये एक रिकैप वीडियो है, जो भी आपने पढ़ा है अगर आपका एक बार गो थ्रू किया हुआ है तो आप अगर इस वीडियो को देखते हो, इस ऑडियो को सुनते हो, तो आप कंफर्टेबली आप पूरा का पूरा पार्टनरशिप रिवाइज कर पाओगे। आई विल बी डूइंग ऑल दिस वीडियोस, मतलब रिकैप वीडियोस मैं हर एक चैप्टर का लाऊंगा, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, सीएस से रिलेटेड हो या सीएमए से रिलेटेड हो, ठीक है बच्चे, स्टे ट्यून्ड। आगे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 6 के बारे में बताता है। सेक्शन 6 ये बोलता है कि भैया अगर कोई भी फर्म को हम लोग को एस्टैब्लिश करना हो कि वो पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, तो हम लोग क्या करें। सिंपल सी बात है, सबसे पहला चेक करेंगे एग्रीमेंट है क्या। अब जैसे मैंने बात किया, एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन, इंप्लाइड। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन या इंप्लाइड। अगर एग्रीमेंट है तो हम लोग देख के बोल सकते हैं भैया ठीक है, लग रहा है पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगर पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है तो हम लोग प्राइमा फेसिया at the first sight, prima facie means at the first sight we can see that it is a partnership firm। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं माना जाता है, क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स माना जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करें।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या क्या माना जाता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या क्या नहीं माना जाता है। देखो यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए जिसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं माना जाता है। आई होप यू कैन सी द ब्लू वर्डिंग्स ओवर देयर। आई हैव जस्ट ये हाईलाइटेड दोस वर्ड्स, ब्लू है, ब्लू स्क्रीन के अंदर है। तो हमने क्या बोला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या नहीं माना जाता है। तो हमने बोला कि मान लीजिए, आपको मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपके घर पे एक सर्वेंट आता है, आप मान लीजिए मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो, और आपके घर पे एक सर्वेंट आता है, आप उसको 5,000 रुपए देते हो, तो आप अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहे हो ना, प्रॉफिट से ही तो दे रहे हो। तो जो 5,000 रुपया दिया मतलब 5% दे रहे हो प्रॉफिट का। क्या वो 5% के लिए क्या वो पार्टनर बन गया क्या फर्म के अंदर? ना भैया, वो मेरे घर पे काम कर रहा है, मैं उसको रेम्युनरेशन पे कर रहा हूँ, ही इज नॉट अ पार्टनर इन माई फर्म। वैसे ही अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से पैसा लिया था, आपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से पैसा लिया, आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आपने किसी से 5 लाख रुपया उधार लिया, 5 लाख रुपया आपने अपना लगाया। तो जिससे आपने 5 लाख रुपया उधार लिया था, आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। हर मंथ कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, फोकट में तो कोई पैसा हमें देगा नहीं। तो जो इंटरेस्ट अगर हम उनको दे रहे हैं, तो क्या वो इंटरेस्ट के लिए वो क्या हमारा भागीदार बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा? वो ये बोलेगा कि भैया 5 लाख रुपया मैंने आपको भी दिया था, आप मेरे को हर मंथ इंटरेस्ट देते हो, तो आप आपका मैं एक्चुअल में पार्टनर हो गया ना। लेंडर ऑफ मनी डज नॉट बिकम द पार्टनर, बिकॉज उसके साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम लोग उसको एक्सपेंस पे कर रहे हैं, समझ रहा, वो हमारा एक एक्सपेंस है, वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है। वैसे ही अगर कोई डिजिस्ट विडो, मान लीजिए कोई डिजिस्ट पार्टनर है, उसकी वाइफ को आप एन्यूटी देते हो, या उसकी वाइफ को आप कोई मंथली एक्सपेंसेस देते हो, तो उसको इंटाइटलमेंट टू द पार्टनरशिप फर्म नहीं मिलता है। क्लियर है क्या बच्चों? आपने वन टाइम ट्रेडिंग की, मान लो आपको दिखा कि भैया एक जमीन खरीद के हम लोग बेच देते हैं, उसमें 2 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। आपका एक्चुअल बिजनेस क्लोथिंग का है, आपका एक्चुअल बिजनेस क्लोथिंग है या सीमेंट है या कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, और आपने अचानक से किसी एक बंदे के साथ मिलके एक जमीन का सौदा किया जहां पे आपने 1 या 2 लाख रुपए कमा लिए। तो क्या जिससे आप जमीन का सौदा कर रहे हो, जो बंदा आपके साथ मिलके जमीन का सौदा कर रहा है, क्या वो आपका पार्टनर बन गया ना? इट इज जस्ट अ ट्रेडिंग कमीशन दैट यू हैव अर्नड, इट इज जस्ट अ ट्रेडिंग कमीशन। दैट डज नॉट मीन द इंटाइटलमेंट टू द पार्टनरशिप राइट्स, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप वर्क। क्लियर है क्या बच्चों? आगे, टू टेस्ट द कंक्लूसिवनेस, फिर फर्दर बोला गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू टेस्ट द कंक्लूसिवनेस, आपका जो एग्रीमेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, वो सिर्फ प्राइमा फेसिया हमें बताता है, एट द फर्स्ट साइट देख के लग रहा है कि भैया पार्टनरशिप फर्म जैसा है, बट हम लोग कंक्लूसिवली नहीं बोल पाते कि वो पार्टनरशिप फर्म है या नहीं। सो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क जहां पे एग्रीमेंट ना हो, जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ना दिखे। तो कोर्ट कैसे एस्टैब्लिश करे कि आपका फर्म पार्टनरशिप फर्म है या नहीं? मतलब आपने एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, दो पार्टनर्स के बीच में हम लोग को शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं नजर आ रहा है, तो कैसे बताए कि आपका फर्म पार्टनरशिप फर्म है या नहीं बच्चों? तो कोर्ट ने बोला, पार्टनरशिप लॉ ने बोला कि भैया क्यों ना इनका म्यूचुअल एजेंसी को टेस्ट किया जाए। एज पर सेक्शन 6 इनका म्यूचुअल एजेंसी को टेस्ट किया जाए। मतलब भैया हम लोग कुछ ऐसा छानबीन करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लायबल हो या नहीं। कल को अगर उसने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया होता तो आप लायबल होते क्या? कल को अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया तो सामने वाला लायबल होता क्या? कल को अगर आप दोनों ने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया होता तो फर्म लायबल होता क्या? अगर ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी फर्म के बीच में है। क्लियर है क्या बच्चों? अगर म्यूचुअल एजेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है आपके बीच में फर्म के साथ, तो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। एक केस ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस केस का नाम था शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दास नारायण मुर्जामुल। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, देखो बच्चों, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दास नारायण मुर्जामुल। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये स्टैब्लिश किया दैट इट वाज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। क्या कारण था बच्चों समझना। बोला गया पहला बात, कोई भी पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, मतलब कोई एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट या वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लिखित में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिख रहा है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म ने कोई भी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया ही नहीं है। तीसरा बात, उन्होंने अपने ट्रांजेक्शन के लिए कोई बैंक अकाउंट खुलाया ही नहीं, जिससे हमें ये पता चल पाए कि फर्म ने कितना का काम किया, किस पार्टनर के पास किस तरह से पैसा गया या पैसा आया था फर्म के अंदर। चौथा बात, आपने जो अपनी डीड बनाई थी पार्टनरशिप डीड, उसको आपने डिप्यूटी डायरेक्टर के पास जमा ही नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपने जमा ही नहीं किया। जो हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द डीड मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नोन एज द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट। क्लियर है क्या बच्चों? आगे, अब देखो अलग अलग डिफरेंस दिए हुए पार्टनरशिप एंड कंपनी।
आई होप कि आपके पास प्रायर नॉलेज है कंपनी की, आपने कंपनीज पढ़ा हुआ है या पार्टनरशिप आपने एक बार देखा हुआ है। तो मैं डिफरेंस को जस्ट हाईलाइट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। आपको पता होगा ये चीज, क्योंकि पार्टनरशिप पर्सन नहीं है, कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इंटाइटलमेंट है पर्सन बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वेरएस पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर एक एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। वेरएस कंपनी में मेंबर्स होते हैं, वो लोग एजेंट नहीं होते, एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। तीसरा बात, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वेरएस इन कंपनी यू गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी जो भी पैसा कमाती है और जो अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। जो शेयर होल्डर को कमा के देती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। आगे भी आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है। वेरएस इन कंपनी डिपेंड करता है आप किस टाइप की कंपनी बनाते हो। प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ओपीसी बनाते हो तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, पब्लिक कंपनी बनाते हो तो आप अलग अलग टाइप की कंपनी बना सकते हो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। तो जिस टाइप की आप कंपनी बनाओगे उस तरह से आपका लाइबिलिटी को डिटरमाइन किया जाएगा कि किस तरह की आपकी लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है, मैक्सिमम 50 है। वेरएस इन कंपनी minimum and maximum number of partner depends upon the type of company. OPC में minimum 1 maximum 1, private में minimum 2 maximum 200, पब्लिक कंपनी में minimum 7 maximum unlimited। ठीक है ना बच्चों? आगे देखो, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये जॉइंट प्रॉपर्टी माना जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाता है। कोई भी पार्टनर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा हक नहीं होता, पर वो जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। वेरएस कंपनी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो कंपनी की मानी जाती है, उसमें मेंबर्स का कोई भी तरह का अधिकार नहीं रहेगा। मेंबर्स का इंटरेस्ट रहता है, अधिकार नहीं रहता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अगर शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, मतलब अपना हिस्सा किसी और को बेचना चाहता है, तो उसको सारा पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। वेरएस कंपनी के केस में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वेरएस शेयर्स आर ये रेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। वेरएस मैनेजमेंट बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। वेरएस कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ही बिजनेस को मैनेज करते हैं। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वेरएस कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पार्टनरशिप को वाइंड अप करना बहुत आसान है, कोई भी पार्टनर एक रिटर्न नोटिस दे कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है तो फर्म डिसॉल्व हो सकता है। वेरएस कंपनी लीगल प्रोसेस से बनी है तो एंड भी लीगल प्रोसेस से होगी। ठीक है ना बच्चों? आगे पार्टनरशिप और क्लब का डिफरेंस क्या है? अगेन देखो, हम लोग को यहाँ पे क्लब के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है बिकॉज पार्टनरशिप क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। क्लब क्या होता है भैया? क्लब एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ नहीं बनता है। क्लब बनाया जाता है एक सोशल सर्विस मोटिव के साथ, कोई इंजॉयमेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उसके लिए क्लब बनाया जाता है। जैसे आपके हर एक सिटी में कोई ना तो कोई क्लब होगा। जैसे हमारे सिलीगुड़ी में जो क्लब है मोंटाना विस्टा सिलीगुड़ी क्लब है। सिलीगुड़ी क्लब एक तरह का जिम फैसिलिटी भी देता है, स्विमिंग फैसिलिटी भी देता है, तो अलग अलग फैसिलिटीज उस क्लब के अंदर है। आप क्लब के अंदर मेंबरशिप फी देते हो। आप क्लब के अंदर क्या देते हो? टू बिकम द मेंबर यू नीड टू पे द मेंबरशिप फी। तो मेंबरशिप फी देने के बाद क्लब की जितनी भी बेनिफिट्स है आप उसको एंजॉय कर सकते हो, क्लब की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो। हालांकि जब आप क्लब का मेंबर बनते हो ना, तो क्लब का प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई भी राइट नहीं रहता है। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट मेंबरशिप यू हैव नो राइट इन द क्लब। क्लब की कोई प्रॉपर्टी में आपका राइट नहीं है, क्लब का कोई एसेट्स में आपका राइट नहीं है। मेंबरशिप फी देने के बाद आप क्लब का सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना? और कल को अगर आप अपना मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करते हो, आगे जाके एक साल आपने क्लब में मेंबरशिप ली, नेक्स्ट ईयर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट चेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लब। क्लब का एग्जिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आता बिकॉज क्लब भी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है ना बच्चों? आगे पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। एचयूएफ आपने काफी बार अपने जूनियर टाइम में पढ़ा होगा। एचयूएफ में कर्ता होता है, दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली। आज के दिन में वुमेन कर्ता भी हो सकती है। कर्ता का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, वेरस जो करता है वो मेल मेंबर या फीमेल मेंबर भी हो सकता है। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको को पार्टनर्स बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब भी कोई बर्थ होता है ना, तो जो शेयर है ना आपको कमती मिलेगा। मतलब जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा लोगों में शेयर डिवाइड होते रहेगा। बाय बर्थ आपको स्टेटस मिल जाता है ये एचयूएफ में मेंबर बनने का। बाय डेथ आपका शेयर घट जाता है। मान लो कि एक फैमिली में 5 मेंबर थे, 2 की डेथ हो गई, तो अब वो शेयर जो पूरा का पूरा फैमिली का प्रॉपर्टी कितने लोगों के बीच में डिवाइड होगा? 3। मान लो 5 मेंबर है, उसमें एक और बच्चा पैदा हो गया, अब कितने मेंबर हो गए? 6। अगर 6 मेंबर हो गए तो अब वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कितने के बीच में डिवाइड होगा? 6। तो एचयूएफ का पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये 3 जनरेशन तक एचयूएफ फैमिली चलती है। ग्रैंडफादर, फादर एंड उसका सन, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ये 3 जनरेशन होती है जो आपका एचयूएफ में एग्जिस्ट करती है।
हालांकि HUF के अंदर बाय स्टेटस आपको राइट मिलती है, बाय बर्थ आपको राइट मिलती है, वेरएस पार्टनरशिप के अंदर आपको एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म। क्लियर है क्या बच्चों? HUF हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया। HUF में हिंदू लॉ एग्जिस्ट करता है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट एग्जिस्ट करता है। HUF के अंदर माइनर भी का भी शेयर रहता है, वेरएस पार्टनरशिप में माइनर का कोई शेयर नहीं रहता। माइनर को आप एडमिट कर सकते हो, पार्टनर नहीं बना सकते हो। HUF में जो माइनर रहते हैं वो भी पार्टनर्स हो सकते हैं। HUF के मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं, है ना, एक फैमिली कितनी भी बड़ी हो सकती है, राइट। आगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। इस टॉपिक में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि को ओनरशिप क्या है। को ओनरशिप जनरली एक इनहेरिटेंस के थ्रू आता है। जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो भाई हैं, इनके पापा एक्सपायर हो गए, तो जो पापा की प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाएगी, ए एंड बी को। अब वो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो प्रॉपर्टी का उतना यूसेज नहीं है इनके पास, तो इन्होंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दी। प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के बाद क्या हुआ, रेंटल इनकम आना चालू हुआ। रेंटल इनकम जो आ रहा है वो दो भाई के बीच में डिवाइड हो रहा है ना, तो उसको को ओनरशिप बोलते हैं। अब दो भाई के बीच में देखो, आप ये नहीं बोल सकते शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, रेंटल इनकम डिवाइड हो रही है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनका प्राइम बिजनेस नहीं है। दोनों भाई का अलग अलग बिजनेस है। मान लो इनके पास 100 प्रॉपर्टी थी एंड दोनों भाई ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी से ही पैसा कमाएंगे, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी ही हमारा प्राइम काम रहेगा। इससे जो भी पैसा आएगा उससे हर साल हम लोग और प्रॉपर्टी खरीदेंगे और रेंट में देते जाएंगे। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि भैया अब ये पार्टनरशिप बिजनेस लग रहा है, अब ये हमें पार्टनरशिप बिजनेस लग रहा है। हमें बस इसमें चेक करना होगा कि म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं। अगर म्यूचुअल एजेंसी एस्टैब्लिश हो जाए तो ये पार्टनरशिप बन जाएगा रादर देन को ओनरशिप। को ओनरशिप और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? को ओनरशिप जनरली आपको इनहेरिटेंस से मिलता है। इनहेरिटेंस मीन्स बाप दादा की, ग्रैंडफादर फोर फादर्स की कोई प्रॉपर्टी थी जो हमें मिल गई, हम लोग अपने भाई के बीच में उस प्रॉपर्टी का रेंटल्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि उसको को ओनरशिप बोला जाता है, पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है। क्लियर है ना बच्चों? आगे एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है ना, जब भी आप कोई भी बिजनेस को चलाते हो, एक एसोसिएशन को चलाते हो विद द मोटिव नॉट टू अर्न, एक सोशल सर्विस के मोटिव से कमाए चला रहा है कुछ, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के मन से चला रहा है कुछ, कि जिसमें आप लोगों का भला करना चाहते हो, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हो, तो उसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? आगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बच्चों। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में टोटल देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी पार्टनरशिप बनाते हो तो एक डीड बनानी पड़ती है, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है ना। उस डीड के अंदर आपने कोई फिक्स्ड पीरियड मेंशन ही नहीं किया कि कितने साल के लिए आप ये फर्म को चलाओगे, एंड उसमें कोई प्रोविजन भी नहीं लिखा हुआ है कि जिससे ये हम डिटरमाइन कर पाए कि आप कितने साल तक ये फर्म को चलाना चाहते हो। अगर ये दोनों पॉइंट मेंशन्ड नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि आपका पार्टनरशिप एट विल है। इस तरह का पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बाय गिविंग अ नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स, दैट ही वांट टू डिसॉल्व द फर्म। अगर नोटिस में डेट मेंशन है तो उस डेट से हो जाएगा, नहीं तो नोटिस में वो टाइम मेंशन कर सकते हैं कि ये नोटिस 30 डेज के लिए एज अ प्रोविजनल नोटिस है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना? पार्टनरशिप एट विल मतलब क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल है कि आप इस तरह का पार्टनरशिप बनाना चाहते हो जिसमें कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म को डिसॉल्व करने का राइट रखता है। इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि इतना साल के लिए बैर मिनिमम हमें चलाना ही पड़ेगा। क्लियर है ना बच्चों? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड क्या है, बहुत ईजी है भैया। वैसी पार्टनरशिप जहां पे हमने एक फिक्स पीरियड मेंशन कर दिया कि हम लोग 5 साल तक फर्म को चलाएंगे, 10 साल तक हम लोग फर्म को चलाएंगे, उसको पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड बोलते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई थी कि हम लोग एक फर्म को 5 साल के लिए चलाएंगे, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years यू डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फर्म, तो बोला जाता है कि अब आपका फर्म पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। अगर कोई भी फिक्स पीरियड का अगर पार्टनरशिप फर्म था, उसके एक्सपायरी के बाद भी आप अगर अपने फर्म को कंटिन्यू चलाते हो तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाता है। क्लियर है ना बच्चों? नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो आपका एक बिजनेस से एसोसिएटेड हो, एक वेंचर से एसोसिएटेड हो। मान लो आपको नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला, या एटीएम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, या एक होटल बनाने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो आपने एक बंदे को पकड़ा, बोला कि भैया चलिए साथ में काम करेंगे, साथ में इसको बनाते हैं, तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। जब आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, 2 जन मिलकर साथ में कंस्ट्रक्शन किया और सारे फ्लैट्स बिक गए, तो आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी
खत्म हो गया। विद द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, विद द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, द पर्टिकुलर पार्टनरशिप गेट्स आल्सो ओवर। ठीक है ना बच्चों। आगे जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप एक अनोखा पार्टनरशिप है। इन जनरल आपको जनरल पार्टनरशिप दिखने के लिए नहीं मिलती है बच्चों। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जनरल पार्टनरशिप मतलब ये होता है कि अगर मैं कल को तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं ना, तो जो भी तुम बिजनेस करो या मैं जो भी बिजनेस करूं, हम लोग दोनों उस बिजनेस में भागीदार बन जाएंगे, इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे, या जो भी अपना पीएसआर है उसके हिसाब से पार्टनर्स बन जाएंगे। और जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हमारा एक पार्टनरशिप फर्म में, वही सारा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हमारा अपकमिंग फर्म्स के अंदर रहेगा। मींस मैं अगर एजुकेशन का कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और मैं आपको जनरल पार्टनर ले लेता हूँ, तो आप मेरे इस कोचिंग सेंटर में तो पार्टनर बन गए, पर इन नियर फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो उसमें भी आप पार्टनर बनोगे। इन नियर फ्यूचर अगर मैं होटल चला रहा हूँ तो आप उसमें भी पार्टनर बनोगे। जनरल पार्टनरशिप मींस मैं जो भी काम करूंगा आप उसमें मेरा पार्टनर बन जाओगे। क्लियर है ना बच्चों। आगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा चीज लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं बच्चों? हमारा फर्म का नाम क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा, हम लोग इस फर्म के अंदर एडमिशन कैसे लेंगे, पार्टनर्स का एड्रेस क्या होगा, हमारा फर्म का नाम क्या है, बिजनेस क्या है, हमारा फर्म का ब्रांचेस कहाँ पे है, कोई भी एडमिशन होना है तो कैसे होगा, कोई भी रिटायरमेंट करनी है तो कैसे होगा, डेथ के टाइम में हमारा फर्म डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को निकालना है तो एक्सपल्शन के रूल्स क्या होंगे। तो ये सारा हम लोग पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हैं। कंटेंट है बेसिकली कि अपने को फर्म को कैसे चलाना है, राइट। आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे पास अलग अलग वैरायटी है। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो एक्टिव पार्टनर वो बंदा होता है जिसने एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप में आया हो और जो हर एक बिजनेस डिसीजन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ऐसे तरह के पार्टनर जब भी रिटायर करते हैं ना फर्म से, इनको एक पब्लिक नोटिस देना होता है। पब्लिक नोटिस बहुत सारे बच्चों को रहते हैं, क्या हर एक पब्लिक को जाके बताए ना बच्चा। आप अगर न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में दे दो, अगर आपका फर्म पैन इंडिया रजिस्टर्ड है तो एक इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड दे दो। अगर आप ये दो ऐड दे देते हो तो उसका मतलब पब्लिक नोटिस है, सारे लोगों को पता चल गया। आपका काम है पब्लिक को बताना। पब्लिक को कैसे बता सकते हो? बाय गिविंग एन एड इन द न्यूज़पेपर दैट यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तब तक आप इस फर्म के अंदर लाइबल माने जाओगे। मान लो आपने रिटायरमेंट ले ली पर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो बोलता है जिस डेट तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देगा ना तब तक तुमको पार्टनर ही माना जाएगा। मतलब पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है बच्चों। स्लीपिंग पार्टनर क्या भैया? इन्होंने भी बाय पार्टनर एग्रीमेंट बना है पर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस डिसीजन में, और इसको पब्लिक नोटिस देने की भी दरकार नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट स्लीपिंग पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, वेयरएज एक्टिव पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? देखो, नॉमिनल पार्टनर को बच्चों में प्यार से पगला पार्टनर भी बोलता हूँ। कारण क्या है भैया? नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसने अपना नाम दिया है, फर्म को क्या दिया? नाम दिया है, पर फर्म के अंदर इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा बात, जब भी फर्म कोई प्रॉफिट्स कमाएगा तो इसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं मिलेगा। चौथा बात, ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ थिंग्स, कल को अगर फर्म को नुकसान होता है तो ही हैज टू बियर द लॉसेस आल्सो। तो ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में होगा कौन? भैया आप सोच के देखो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसा पार्टनर आपके घर पे कौन होगा? आपके पापा। क्यों भैया? कल को नुकसान होगा तो आपके पापा लोगों को बोलेंगे ना कि ये अपना ही बिजनेस है, आप इसमें पैसा लगाइए, ये अपना ही बिजनेस है, आप इसमें पैसा लगाइए। आपके पापा फर्म को नाम भी लेंड करेंगे, आपके पापा फर्म को नाम भी लेंड करेंगे। आपके पापा का फर्म के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है, आपके पापा को कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं मिला जा रहा है। पर कल को अगर लॉसेस होता है तो आपके पापा को लॉसेस तो बियर करना पड़ेगा। क्लियर है ना बच्चों? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली क्या होता है? हम लोग भैया अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग मांगेंगे, इन केस ऑफ लॉसेस वी आर नॉट लाइबल टू कंट्रीब्यूट। कल को अगर आप थर्ड पार्टी के साथ काम करते हो, आपने कुछ कमाया है तो उसमें मैं भागीदार जरूर बनूंगा, प्रॉफिट्स ओनली। पर कल को अगर आपका फर्म लॉसेस होगा तो लॉसेस में मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये किस तरह के पार्टनर होते हैं? मान लो अगर आपको आपका फर्म को चलाना है तो आपको एक बहुत अच्छा नाम चाहिए। वो बंदा आपके फर्म में क्यों आएगा? जब आप उसको पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बनाओगे। मान ली मुकेश अंबानी को आपको बुलाना है, तो मुकेश अंबानी थोड़ी ना तुम्हारे फर्म में लॉसेस शेयर करेगा। वो क्या बोलेगा? भैया पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली लीजिए, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली लीजिए। ठीक है ना? इनकमिंग पार्टनर, जिस भी पार्टनर का एडमिशन होता है उसको इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं। आउटगोइंग पार्टनर जो भी फर्म से रिटायर करता है या डेथ हो जाता है उसको आउटगोइंग पार्टनर हम लोग बोलते हैं। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट क्या होता है?
ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जब कोई भी बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या जब उसका फर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो कोई भी बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, पहले ये लेते हैं। मान लो ए बी है, आपका फर्म है पार्टनरशिप ए बी, मैं सी हूं। मैं हर लोग को बोलता हूँ यार ए बी तो अपना ही फर्म है, चाचा का फर्म है, मान ले आपके भाई का फर्म है। और आप लोग गाँव में क्या बोलते हो, भैया ए बी अपना ही फर्म है, ए बी जो पार्टनरशिप बिजनेस है अपना ही बिजनेस है। और आपके भरोसे पे आपका एक दोस्त उस फर्म के साथ कोई ट्रांजेक्शन एंटर कर लेता है एंड उस ट्रांजेक्शन में उसको लॉसेस सफर होता है, तो किसको पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? तो आप तो एक्चुअल में पार्टनर हो नहीं। तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में। मान लो ए भी पार्टनर है और सी भी उसके घर पे है, और सी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल बंदा है। तो ए भी जहां भी जाता है तो बोलता है भैया सी भी तो हमारा पार्टनर ही है, आप सी को तो जानते ही हो, आप सी को तो जानते हो, सी भी हमारा पार्टनर है। और सी मान ले उस वक्त वहीं पे खड़ा था और सी डज नॉट डिनाई कि दैट ही इज नॉट द पार्टनर। तो मतलब क्या है, सी इज अलाउिंग रिप्रेजेंटेशन, सी इज अलाउिंग रिप्रेजेंटेशन दैट ही इज लाइक अ पार्टनर, दैट ही इज लाइक अ पार्टनर। अब उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, उनके भरोसे के बेसिस पे थर्ड पार्टी अगर आपके फर्म के साथ ट्रांजेक्शन एंटर करता है तो बोला जाता है कि इन केस अगर थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस सफर होता है तो सी इज ऑल्सो लायबल। जो पार्टनर सी के तरह एक्ट किया था वो भी लायबल माना जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? ओके बच्चों, हमने ये सारा चीज डिस्कशन किया है। दिस वाज अ क्विक रिकैप ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 1। हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं किए हैं, पर मोटा मोटी हमने रिवीजन कर लिया सो दैट कि आपको क्विक रिकैप जिस बच्चों को करना है एग्जाम से पहले, अगर मान लो आपने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा है तो अगर आप ये ऑडियो भी सुन के जाते हो, वीडियो देखते हो, तो अभी आपको हेल्प मिलेगा पार्टनरशिप का यूनिट 1 को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है ना बच्चों? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बेल पे क्लिक कीजिए सो दैट कि आपको ऐसी वीडियोस आती रहे, अपडेट होता रहे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, सी यू ऑल।